नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम का जो डिस्प्यूट था और उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसको साझा करूंगा। और यह क्लेम केस मैंने अपने पिछले से पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। और ये एक किया सेल्टोस कार का क्लेम था, जो कि वाटर लॉगिंग एरिया में चलने की वाटर लॉगिंग जो रोड है उस पर चलने की वजह से जिसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खराब हो गया था, जिसमें पानी चला गया था। तो इसको शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल्स थोड़ी सी आपको बता दूं। ये एक गुड़गांव का क्लेम केस है। और ये एक डॉक्टर साहब जिनकी गाड़ी है वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर। और उनके पास 2020 मॉडल किया सेल्टोस कार है। और ये 9 जुलाई 2025 को शाम रात जो भी है उस समय अपने घर वापस लौट रहे थे। और इनके घर के पास ही बिल्कुल सड़क पर पानी भरा हुआ था। और जब उसमें इन्होंने गाड़ी चलाई तो गियर इनकी ऑटोमेटिक गाड़ी थी, तो ट्रांसमिशन में कुछ प्रॉब्लम आई, पावर ट्रांस तो ट्रांसमिशन जो गियर बॉक्स का, ये गियर बॉक्स ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, उसमें प्रॉब्लम आई। क्या तब इन्होंने अपनी गाड़ी को घर खड़ा किया और जो एक किया डीलर वर्कशॉप है वहाँ पर ये गाड़ी को लेकर गए और उसको समस्या बताई। इनको पता नहीं था कि इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और वहाँ वर्कशॉप ने एक देख के बताया इसमें ज़्यादा नुकसान है और इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम दर्ज करना चाहिए। तो इनकी गाड़ी की पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी थी, जो कि एक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी से बीमित थी। और इसमें बहुत सारे एड ऑन कवरेज थे, जिसमें इंजन प्रोटेक्शन, गियर बॉक्स प्रोटेक्शन करके भी एक कवरेज थी, एक्स्ट्रा एड ऑन कवरेज थी। तो क्लेम इंटीमेट किया गया, जिसमें 2.25 लाख के आसपास का एस्टीमेट क्लेम के साथ इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया। इंश्योरेंस कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट किए। अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने जब सर्वे इंस्पेक्शन किया तो वर्कशॉप को मेल पर कहा कि साहब ये एस्टीमेट ठीक नहीं है, आप एक हायर साइड पे इसमें जो लॉस हो सकते हैं एक दूसरा एस्टीमेट दीजिए। तो वर्कशॉप ने फिर एक नया एस्टीमेट तैयार किया, दूसरा, जो लगभग इंक्लूडिंग जीएसटी 7.25 लाख के आसपास था। जबकि इस गाड़ी की आईडीवी 8,45,450 थी। तो ये एस्टिमेट आईडीवी के 75% से ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था, आईडीवी से थोड़ा कम। तो इंश्योरेंस कंपनी और अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने जब दूसरा एस्टिमेट मिला तो इसको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम डिक्लेयर किया और टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने के लिए ऑफर दिया। बीमा कंपनी का कहना था कि ये गाड़ी की साल्वेज, नाम साल्वेज रख रहे थे और विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेचने के लिए एक अनजान कबाड़ी को कह रहे थे, जिसकी वैल्यू उन्होंने 5,80,000 समथिंग बताई थी। और 1,000 रुपये एक्सेस क्लोज काट कर लगभग 2,65,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी की नेट लाइबिलिटी इस क्लेम में तय की थी, जो इंश्योर्ड को देने के लिए कहा था। इंश्योर्ड इससे सहमत नहीं था, उसने वर्कशॉप से इस बारे में बात की। तो वर्कशॉप ने कहा साहब हमें भी, सर्वेयर साहब ने कहा था हायर साइड, तो हमने वो दिया, एक्चुअल में शायद इतना लॉस नहीं हो। तो उसने फिर से एक मेल की बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब को कि साहब हमने तो आपके कहने पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एस्टिमेट दे दिया था। इस गाड़ी का एक्चुअल एस्टिमेट जानने के लिए गाड़ी को डिसमेंटल करना होगा और जो इस सेकंड जो एस्टिमेट दिया उससे कम होगा। लेकिन तो आप हमें, वर्कशॉप का कहना था कि आप हमें इस गाड़ी को डिसमेंटल करने की परमिशन दीजिए ताकि हम आपको एक्चुअल एस्टिमेट दें जो इससे काफ़ी कम होगा। लेकिन सर्वेयर साहब और बीमा कंपनी इसके लिए अप्रूवल नहीं दे रही थी। फिर इंश्योर्ड ने भी काफ़ी कम्युनिकेशन किया। उसने कहा साहब आप इस गाड़ी को गलत तरीके से सेटल कर रहे हैं। अगर ये सीटीएल क्लेम है तो टोटल लॉस बेसिस पे आरसी कैंसिलेशन के साथ टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटल होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इसका रिपेयर खर्च कम है, तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम नहीं है।
इंश्योर ने ये भी कहा कि आप 70% तक का ही क्लेम दे दो, अगर ऊपर जाएगा तो वो मैं वहन कर लूँगा। तो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और जो सर्वेयर साहब थे वो सहमत नहीं हुए। उसके बाद ये मेरी भी जानकारी में आया केस, और तो फिर हमने डिसीजन लिया कि इस गाड़ी को बीमा कंपनी को इन्फॉर्मेशन करके एग्जैक्ट लॉस कितना है वो जानने के लिए डिसमेंटल कराने का डिसीजन हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी पे लेते हैं, और इसके लिए मेल करके बीमा कंपनी वर्कशॉप सबको बताते हैं। तो हमने ये मेल बीमा कंपनी एक तय दिन दिन तय किया, शायद 10 अगस्त था मेरे ख्याल से, 10 अगस्त 2025 या उसके आसपास। और टाइम कि हम इस दिन गाड़ी को डिसमेंटल करेंगे, इसका एग्जैक्ट जो भी अनुमानित अ, नुकसान जानने के लिए या एग्जैक्ट जो एस्टिमेट लॉस एस्टिमेट जानने के लिए तो बीमा कंपनी या अप्रूव सर्वेयर साहब भी विजिट कर सकते हैं। तो खैर बीमा कंपनी या अप्रूव सर्वेयर साहब इसके लिए नहीं आए, और फिर वर्कशॉप ने भी इसके लिए मेल की थी और नहीं आए। तो ये बीमा कंपनी अप्रूव सर्वेयर साहब नहीं आए, लेकिन इंश्योर ने अपनी जिम्मेदारी पे गाड़ी को डिसमेंटल कराया, और जो उसके बाद फिर एक करेक्ट एस्टिमेट लिया जो वास्तविक एस्टिमेट था लगभग। तो वो आया 5,11,000 रुपये, और वो वर्कशॉप से कहा कि ये मेल पे बीमा कंपनी, सर्वेयर साहब और इंश्योर सबको वो दे दे। तो उसके बाद वर्कशॉप ने ऐसा ही किया। उसके बाद इंश्योर ने भी बीमा कंपनी को मेल की कि साहब अब जो वर्कशॉप ने थर्ड एस्टिमेट दिया है, थर्ड रिवाइज एस्टिमेट दिया है जो एग्जैक्ट है लगभग, और ये गाड़ी को डिसमेंटल करके किया गया है, और मुख्यतः इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन असेंबली जो 4,77,000 रुपये की है, ट्रांसमिशन ऑयल, एक दो एयरबैग के एक सेंसर, और कुछ और छोटी मोटी सी वायरिंग, तो ये कुल मिला के, और 10,000 रुपये लेबर, तो ये सब मिला के टैक्स सहित लगभग 5,11,000 का एस्टिमेट है, जो कि लगभग लगभग 60%, आईडीवी का 60% है। तो आप इसको क्लेम को पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पे सेटल कीजिए और रिपेयर का अप्रूवल दीजिए। लेकिन बीमा कंपनी और अप्रूव सर्वेयर दोनों पे कोई फर्क नहीं हुआ, बल्कि अप्रूव सर्वेयर साहब ने एक पुरानी डेट का एक बीमा कंपनी का ऑफर लेटर दिया, और उसमें उसी ऑफर को दोहराया कि साहब 5,80,000 की सालवेज, 1,000 एक्सेस, और 2,65,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, और उन्होंने जो क्लेम सेटलमेंट का बेसिस लिखा वो सीटीएल बेसिस ही लिखा। तो ये अप्रूव्ड सर्वेयर साहब का कहना था। उसके बाद बीमा कंपनी से बहुत और बहुत सारी हायर अथॉरिटीज, इवन पुलिस अथॉरिटीज को शिकायत की गई। अप्रूव सर्वेयर साहब से और बीमा कंपनी से कहा गया ठीक है, जो भी आपकी सर्वे रिपोर्ट कॉपी है वो दीजिए, ताकि हम स्टडी करें कि इसमें क्या आपने क्या असेसमेंट किया और क्या रिकमेंडेशन की और क्या रैकेज के लिए आपने रिकमेंडेशन की है सर्वे रिपोर्ट में। तो साहब ना तो अप्रूव सर्वेयर साहब ने और ना ही बीमा कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी, और अपनी जिद पर वो अडिग रहे कि साहब ये क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, और जिस तरीके से वो इलीगल तरीके से ऑफर दे रहे थे तो वहीं पर वो अडिग रहे, और कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे, साइलेंट मोड पे आ गए थे। तो यहाँ तक ये सब मैंने अपने पिछले जो लास्ट टू लास्ट जो वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पर, उसमें ये सब बताया था। तो ये बहुत ही लाचारी की स्थिति थी, और जो मेरा सजेशन यही था कि इस गाड़ी को रिपेयर करा के एग्जैक्ट, जो मेरी मानना था, एग्जैक्ट रिपेयर कॉस्ट पता चल जाएगी, और उसके बाद फिर बीमा कंपनी से कहा जाएगा कि अब तो सब वास्तविक खर्च आ गया, जो जो 75% ऑफ आईडीवी से कम ही होना था, लगभग 60% होना था, और तब उनसे फिर कहा जाएगा कि साहब आप क्लेम दीजिए। हाँ, जिम्मे रिपेयरिंग कराने का खर्च की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होती, और इसमें ये भी रिस्क था कि हो सकता है बीमा कंपनी तब भी जिद पड़ रही रहे, और तानाशाही मोड में वो तब भी अलाउ ना करे, तो उसके लिए फिर बीमा लोकपाल जाना पड़ सकता था। और कभी कभी बीमा लोकपाल में भी 1-2% ही चांस, मान लीजिए 5% के, वो भी बहुत ही अनाड़ीपन से निर्णय दे देते हैं, तब वो वहाँ भी नहीं मिलता तो फिर कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ता।
तो वहाँ लड़ाई लंबी भी हो सकती थी। तो साथ ही हमने पुलिस को कंप्लेन की थी और डीजीपी को भी भेजी थी और जो गुरुग्राम में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको भी भेजी थी, लेकिन वो कंप्लेन बस सिर्फ कंप्लेन के नाम पर ही थी। तो ये जो इंश्योर्ड थे, ये सब वहाँ के रेप्यूटेड लोग हैं और इनकी ठीक ठाक पहचान है, तो इन्होंने पुलिस अथॉरिटी में डायरेक्ट वहाँ कांटेक्ट किया। पुलिस के आला अधिकारी से वहाँ ये मिले और अपनी समस्या और जो वस्तु स्थिति वो इनको समझ में आ गया था कि क्या गलत हो रहा है, काफ़ी हद तक समझ गए थे। तो वो शिकायत की इन्होंने और पुलिस ने इनको सुना, अच्छे से समझा और फिर जो कंसर्न थाना है वहाँ के एसएचओ को से बात की और उनके पास भेजा और इनकी मदद करने के लिए कहा। तो फिर ये जो भी जो कंसर्न पुलिस स्टेशन था या थाना था वहाँ गए, वहाँ एसएचओ से मिले, उसको अपना पक्ष समझाया सारी चीज़ कि ये बहुत हमारे देश में इस तरीके से ये एक गलत रास्ता चुन रही है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी क्लेम में नेट लाइबिलिटी को बचाने के लिए इलीगल तरीके को अपना रही है, इलीगल वे में ऑफर दे रही है, ताकि जो अगर रिपेयर बेसिस पे यानी पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पे सेटल करते हैं तो नेट लाइबिलिटी आती है 5,10,000 के आसपास। और अगर ये सीटीएल क्लेम मानकर टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करते हैं, वैसे ये टोटल लॉस बेसिस पे नहीं, ये गाड़ी बेचकर सेटल कर रहे हैं। तो जो भी चलिए बीमा कंपनी जिस तरीके से भी करे उस तरीके से करते हैं लीगल तरीके से, तो बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी 2,65,000 आ रही है। तो इसलिए बीमा कंपनी इलीगल तरीके को अपना रही है और अप्रूव सर्वेयर इसमें साथ दे रहा है। तो इन्होंने इंश्योर ने किसी वकील से भी संपर्क किया वहाँ और वकील ने भी, जो प्रोफेशनल है वकील, उसने भी इनकी मदद की और जो भी एक शिकायत है वो ड्राफ्ट की और जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं लीगल उसमें उनको सजेशन दिया और बताया। तो इनकी सलाह से ये सब शिकायत हुई। तो पुलिस वालों को जो साहब ये बात समझ में आई, उन्होंने फिर जो किया डीलर वर्कशॉप के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको, बीमा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और अप्रूव सर्वेयर साहब को और इंश्योर्ड को, चारों लोगों को थाने में बुला लिया साहब और वहाँ बातचीत हुई, सबका पक्ष सुना। तो सर्वेयर साहब का कहना था, साहब मैं क्या करूँ, जैसे बीमा कंपनी कह रही है मैं तो वैसे कर रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। और रिपेयरर की तो खैर कोई गलती नहीं है, उसका तो काम रिपेयर करना, जो एग्जैक्ट खर्च होगा उसने तो अपना काम करना, पैसे लेने बीमा कंपनी दे या इंश्योर्ड दे। बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब कह रहे थे, साहब ये टोटल लॉस क्लेम नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है और इसमें हम गाड़ी को बेच सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीमा कंपनी या जो सर्वेयर साहब हैं वो गलत कह रहे थे। अगर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है या टोटल लॉस क्लेम है, दोनों को सेटल करने के लिए एक ही तरीका दिया गया है जो टोटल लॉस बेसिस होता है। तो अप्रूव सर्वेयर या बीमा कंपनी के आदमी इस किस्म की बात कहते हैं तो ये निराशाजनक है। और लेकिन इसमें ऐसा ही था और ऐसा बहुत बहुधा बहुत सारे लोग कहते हैं जो मैंने अपने अनुभव में देखा है, सुना है, जाना है। सीटीएल तो एक क्वालिफिकेशन है टोटल लॉस की कि अगर कोई गाड़ी रिपेयर हो सकती है लेकिन उसका रिपेयर का 75% ऑफ आईडीवी इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू या बीमित राशि से ज़्यादा है तो उसको टोटल लॉस बेसिस पर सेटल किया जाता है बजाय रिपेयर करने के। तो इसलिए इसको सीटीएल क्लेम कहते हैं और टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। अगर उसमें देखें तो वहाँ इसका जो बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी या देनदारी है वो या क्लेम सेटलमेंट करने, तो जो रैक वैल्यू है वहाँ सैल्वेज वैल्यू शब्द नहीं आता ना, व्हीकल सेल वैल्यू शब्द आता है, वहाँ रैक वैल्यू शब्द आता है। रैक मीन्स कबाड़, कबाड़ बेचना और गाड़ी बेचने में फ़र्क होता है। आप ब्लैंक 28, 29, 30 फॉर्म पर इंश्योर्ड के सिग्नेचर कराकर एक जो भविष्य में कोई गाड़ी खरीदेगा उसके लिए आप इस तरीके से गाड़ी नहीं बेच सकते, ये गलत तरीका है, ये इलीगल तरीका है। और अगर वो रिपेयर होनी है तो फिर टोटल लॉस किस लिए, ये सब कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस का मायने क्या है? इसमें टोटल लॉस शब्द है ना, ये क्वालिफिकेशन है कि ये भी टोटल लॉस हैं।
ये एक्चुअल टोटल लॉस नहीं है, लेकिन ये चूंकि इनका रिपेयर खर्च ज़्यादा है और बहुत सारी बातें हैं जिस वजह से इनको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने का एक नियम बनाया है। और ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस शब्द ये मैरीन इंश्योरेंस से एक एक्ट से आया है और उसको कोई भी पढ़ सकता है। तो लेकिन यहाँ इनकी चूंकि बीमा कंपनी को अपने लॉस को कम करना है और उसमें अप्रूव सर्वेयर की भूमिका बहुत ही खराब, बहुत ही गलत रही है, जैसे कि इस केस में था। तो सब खैर पुलिस वालों ने सबको सुनने के बाद कहा कि तब पहली चीज तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है नहीं, क्योंकि गाड़ी का खर्च 60% ऑफ आईडीवी है। और दूसरा, अगर आप फिर भी मानते हैं कि ये क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, तो साहब आप बड़े शौक से इसको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल कर सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी को मैं स्क्रैप कराऊंगा, इस गाड़ी को कटवाऊंगा, ये बिकेगी नहीं। तो पुलिस ने ये जब बड़े, जो वहाँ के जो भी स्टेशन ऑफिसर थे, तो जब उन्होंने ये बात बड़े से कहा कि नहीं साहब ये गाड़ी नहीं बिक सकती, तो वो उनका पॉइंट बिल्कुल उस नज़रिए से ठीक था कि अगर ये सी टी एल ऑब्लिक टी एल क्लेम है तो ये स्क्रैप होना चाहिए, जिसे और जो उसकी वैल्यू है वो रैक वैल्यू है। तो वो बिल्कुल ठीक था और वो उस पर अडिग हुए और उन्होंने उसे जोर देकर कहा। फाइनली बीमा कंपनी जो है वो तैयार हुई कि साहब ठीक है, अगर ये इस तरीके से जो हम ऑफर देने तैयार नहीं है तो हम इसके लिए फिर रिपेयर का अप्रूवल दे देंगे, जो 5,11,000 है हम उसके लिए तैयार हैं। इसके बाद साहब सर्वेयर साहब ने वर्कशॉप को और इंश्योर्ड को रखते हुए मेल की, और वो 5,11,000 के जो रिपेयर एस्टिमेट है उसके आधार पर टर्म्स एंड कंडीशन के तहत रिपेयर अप्रूवल की मेल की। तो साहब ये जो अप्रूव्ड सर्वेयर साहब हैं, देखिए ये इन्होंने सीटीएल के लिए क्लेम बताया और सीटीएल बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट करने के लिए कह रहे थे। यानी इनको ये नहीं मालूम कि मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम में दो तरीके के क्लेम होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग या बीमा नियमों के अकॉर्डिंग देखें, एक पार्शियल लॉस क्लेम और दूसरा टोटल लॉस। एक पार्शियल लॉस क्लेम और दूसरा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम। और सिर्फ दो ही तरीके सेटल करने के हैं। पार्शियल लॉस क्लेम को रिपेयर बेसिस पे सेटल किया जाता है और सीटीएल ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम को टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस टाइप ऑफ क्लेम है, ना कि बेसिस है। बेसिस टोटल लॉस होता है। तो ये सीटीएल बेसिस कह रहे थे, सीटीएल बेसिस नहीं होता, टोटल लॉस बेसिस होता है। दूसरा, ये कह रहे थे कि सीटीएल क्लेम में गाड़ी को बेचा जा सकता है, तो ठीक से इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए या जनरल रेगुलेशन 8 को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। उसमें दोनों के लिए दोनों सीटीएल ऑब्लिक टीएल लिखा जाता है और रैक वैल्यू एडजस्ट करके क्लेम सेटलमेंट करने के लिए लिखा हुआ है। और रैक वैल्यू यानी दोनों को एक ही तरीके से सेटल करने के लिए लिखा है। और रैक वैल्यू गाड़ी आरसी ट्रांसफर करके नहीं होता, वो कबाड़ ही होता है। तो आप अगर उसको उसको टोटल लॉस कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट उस इस प्रकार के क्लेम को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस इसलिए कहा गया कि इन्हें रिपेयर ना करा के इन्हें टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाए, क्योंकि ये गाड़ी इकोनॉमिकली ठीक नहीं है रिपेयरिंग के लिए। और सेफ्टी के नज़रिए से भी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और तीसरी चीज़, सर्वेयर इंडिपेंडेंट होता है, तो बीमा कंपनी इनसे कहने वाली कौन होती है? बीमा अप्रूव सर्वेयर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। उसकी आवश्यकता इसलिए रखी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लॉस असेसमेंट करे और रिकमेंडेशन करे। अगर वो बीमा कंपनी के कहने से कर रहा है और वो कह भी रहा है पुलिस अथॉरिटी या वहाँ पे उनके सामने, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हास्यास्पद बात है कि आप किस बात के इम्पार्शियल और किस बात के इंडिपेंडेंट हो। यानी आप अपना जो काम है वो खुद खुद नहीं कर सकते और आप इन्फ्लुएंस्ड हो, बीमा कंपनी के कहने से काम कर रहे हो, तो यानी आप कैपेबल नहीं हो या ईमानदार नहीं हो। चौथी चीज़, यही सर्वेयर साहब जो पहले कुछ कर रहे थे और अब रिपेयर के लिए अप्रूवल दे रहे हैं, यानी कि इनका कोई स्टैंड नहीं है। क्योंकि अप्रूव सर्वेयर की रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी के लिए बाइंडिंग नहीं होती है। वो इंडिपेंडेंटली जो चाहे वो रिपोर्ट दे सकते थे। उसके बाद जो बीमा कंपनी को कोई ज़रूरी नहीं, बाइंडिंग नहीं होती सर्वे रिपोर्ट,
बीमा कंपनी अपना डिसीजन रिपेयर बेसिस के लिए या टोटल लॉस बेसिस के लिए वो अपना डिसीजन तर्कसंगत तरीके से ले सकती थी। तो यहाँ जो ये अप्रूव्ड सर्वे ने जस्ट लाइक ए पपेट की भूमिका में थे, जो इस अनुभव से पता चलता है। लेकिन ये क्लेम एक अच्छा एग्जाम्पल है, और इसमें मतलब अगर आप देखिए, पुलिस जो प्रशासनिक सिस्टम है हमारे देश में, सुनवाई इतनी आसान नहीं है। आप अगर पहुंच वाले हैं या सही तरीके से अपनी बात को कन्विंस कर सकते हैं या किसी भी तरीके से आप उनको साथ ले लें, तो इलीगल तक काम को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस अथॉरिटी की है। मैं जिन क्लेम में शामिल होता हूँ, मैं मोस्टली में पुलिस को इस किस्म के केस में शिकायत डीजीपी को ज़रूर करता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि बहुतायत में होता कुछ नहीं है, या फॉर्मेलिटी के लिए कुछ फ़ोन आते हैं, देर से आते हैं, बहुत देर से आते हैं, और जनरली वो कुछ करती नहीं है। उन्हें उस समय कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता कि इसमें क्या गलत हो रहा है। हाँ, जब वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जब कोई इस गाड़ी का मिसयूज़ होता है, कोई चोर चेसिस नंबर बदल के, और वो गाड़ी पहले इंश्योरेंस क्लेम में टोटल लॉस हुई हो, तो फिर ऐसे केस में बड़ी छानबीन करते हैं, और इवन सर्वेयर को भी पकड़ लेते हैं, बीमा कंपनी के लोगों को भी पकड़ लेते हैं, इस जो वो साल्वेज बायर जिसको बोलते हैं, स्क्रैप बायर, उसको भी पकड़ लेते हैं। बहुत सारे चोरों के पकड़ने में मैंने पता नहीं अनगिनत न्यूज़ में ये चीज़ें, टोटल लॉस गाड़ी जो इंश्योरेंस क्लेम में होती हैं उनके मिसयूज़ के बारे में पढ़ा है। लेकिन समय रहते जब इंश्योर्ड की तरफ से शिकायत होती है, तो अधिकांश मामलों में इतनी एक्टिव नहीं होती। लेकिन इस केस में पुलिस का एक्टिव रवैया बहुत काम आया, और इंश्योर्ड को उसका हक मिला। और इसमें इंश्योर्ड ने बहुत अच्छे से प्रयास किया अपने स्तर पर, और किसी वकील साहब की मदद से जो भी है, और अपना उनको अप्रूवल मिला। अब कुछ दिन में गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, और उनको उनका वाजिब क्लेम हक मिल जाएगा। तो गाड़ी अब टोटल लॉस क्लेम, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम से पार्शियल लॉस क्लेम में कन्वर्ट हो गई है। ये परसों उनको ये रिजल्ट मिला है, यानी आज तारीख शायद 27 है, यानी 25 में। तो और 9 तारीख में एक्सीडेंट हुई थी, यानी लगभग इनको 1.5 महीना लगा, लेकिन अंतोगत्वा न्याय मिला। देर है अंधेर नहीं है। तो अगर कभी भी आप या आपसे संबंधित कोई लोग इस तरीके से, जिसे मैं पोस्ट कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम कहता हूँ मैं, कि परेशानी दिक्कत में पड़ते हैं, तो आप उसका सामना कीजिए, शिकायत कीजिए। बहुत सारी कंपनी तो जब रियल आप फाइट करेंगे और एक्चुअल एस्टिमेट वर्कशॉप देगा, और आप अपने तर्क संगत तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो मान जाएंगी। लेकिन एक दो कंपनी ऐसी भी हैं, चूंकि मैं ये मुझे अनुभव है, जो तब भी नहीं मानेंगी, और इस इलीगल तरीके को, जो विद आरसी जिसे साल्वेज बेचना कहते हैं, जो इलीगल है, इससे पीछे हट जाएंगी जब आप शिकायत करेंगे पुलिस अथॉरिटी या जो भी लीगल उसमें है। लेकिन एक दो कंपनी ऐसी हैं, एक कंपनी ऐसी है वो तब भी नहीं मानेगी, और एक कंपनी ऐसी है कि वो तब आरसी कैंसिलेशन पे आ जाएगी, या कुछ और भी हैं। तो ये कंपनी जो थी ये नहीं मानती थी, लेकिन पुलिस का सही इस्तेमाल हुआ, मतलब पुलिस ने सही तरीका अपनाया, और इंश्योर्ड को न्याय मिला। तो ऐसे ही अगर आप फंसते हैं, तो कभी इस किस्म के केस में पुलिस को ज़रूर शिकायत कीजिए। भले ही चाहे आप प्रभाव उनको अपनी बात उनसे मनवा सकें, लेकिन हमारा काम शिकायत करने का ज़रूर है। आप डीजीपी को शिकायत कीजिए, जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वहाँ शिकायत कीजिए, गूगल से आजकल सबकी ईमेल आईडी मिल जाती है। आप ट्वीट कीजिए, और जो भी सोशल मीडिया कर सकते हैं वो कीजिए। तो इस तरीके से न्याय लिया जा सकता है। तो ये आज इस ये वीडियो था। अभी बरसात अभी भी चल रही है, और ये किसी को भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पानी से बच के चलिए, संभल के चलिए, सेफ चलिए। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आए, तो अपनी बात को सही से रखिए, और अपना सही वाजिब, अगर क्लेम आता है तो सही तरीके से क्लेम लीजिए। तो अब उसको विराम देते हैं। नमस्कार।